नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शांति निकेतन में। आज हम हिंदी व्याकरण की क्लास शुरू करेंगे। बहुत सारे लोगों का यह कहना था, बहुत दिनों से मांगी उठ रही थी कि हिंदी व्याकरण की क्लासें शुरू की जाएं, तो थोड़ा समयाभाव था। तो आज से उन सभी बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम हिंदी व्याकरण की क्लास को शुरू कर रहे हैं। पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ उस थ्योरी से ही संबंधित और परीक्षा की दृष्टिकोण से संबंधित कुछ प्रश्नों को भी हम अंत में हल करेंगे। तो उस प्रश्न आपके लिए होंगे ताकि समझ में आए कि आपको हमारी थ्योरी कितनी समझ में आई, साथ ही साथ वो परीक्षा की भी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो इस तरह दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण की क्लास शुरू करेंगे, हिंदी भाषा और व्याकरण। तो सबसे पहले व्याकरण शुरू करने से पहले कम से कम हम अपनी भाषा के बारे में तो जान लें। हिंदी भाषा का जो व्याकरण पढ़ेंगे उससे पहले हम हिंदी भाषा को तो समझ लें, और हिंदी भाषा को समझने से पहले हमें ये भी जानना जरूरी कि भाषा क्या होती है। तो सबसे पहले हम भाषा समझेंगे, फिर हिंदी भाषा कैसे आई वो समझेंगे, और उसके बाद फिर हम व्याकरण पर विस्तृत चर्चा को आरंभ करेंगे। धीरे धीरे क्लासें चलेंगी कंटिन्यू, आप मिस न करें क्लास और पढ़ें, आपको अच्छा लगेगा। अपने कमेंट के ज़रिए आप हमें बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और कोई भी त्रुटियां, कुछ भी आपको कमियां लगें तो आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। उससे हमें प्रोत्साहन भी मिलेगा ताकि हम अपनी वीडियो में इम्प्रूव कुछ कर सकें। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज अपनी क्लास हिंदी भाषा और व्याकरण से संदर्भित। तो हिंदी भाषा, आज हम उसका सामान्य परिचय पढ़ेंगे। भाषा क्या होती है, आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा भाषा क्या होती है। चलिए हम पढ़ते हैं। भाषा शब्द संस्कृत के भास धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ है बोलना, कहना, अपने विचार प्रकट करना, या फिर हम वाणी के माध्यम से जो व्यक्त करें। मतलब भाषा जो है वो संस्कृत के भास धातु से बना है। अच्छा, ये धातु क्या चीज़ होती है, हमने तो बोल तो दिया धातु। तो आप यहाँ पे ये भी समझते चलिए, ये धातु जो होते हैं संस्कृत में जिन्हें धातु कहा जाता है, हिंदी में वही क्रिया कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं इस तरह कि वे शब्द होते हैं धातु जिनसे क्रिया का निर्माण होता है। हम हिंदी में जिन्हें क्रिया बोलते हैं वही संस्कृत में धातु कहलाते हैं। तो इस तरह यह संस्कृत के भास धातु से बना हुआ है, जिसका तात्पर्य है बोलना, कहना, विचार प्रकट करना, या फिर वाणी द्वारा अभिव्यक्त करना। अर्थात हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा प्रत्येक मनुष्य अपने मन के भावों या विचारों को व्यक्त करता है, या अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। सिंपल सी बात है दोस्तों, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जाहिर सी बात है, हमारे मन में कुछ विचार अगर आया है तो हम चाहेंगे उसे प्रकट करना, लेकिन हम प्रकट किसे करें, तो हमें उसके लिए कोई चाहिए। अगर हम मान लीजिए आप कोई एक्स है, कोई वाई है, कोई दो पर्सन्स हैं, एक के मन में कुछ विचार आया, दूसरे के मन में कुछ विचार आया, तो अब दोनों अपने विचारों का आदान प्रदान करना चाहते हैं। तो कैसे होगा, संपर्क में। जब दोनों एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, दोनों एक दूसरे को अपनी बातें बताएंगे, लेकिन जिस माध्यम से, यहाँ पे आप समझिएगा, जिस माध्यम से हम अपने विचार उस दूसरे व्यक्ति को बताएंगे, वही माध्यम, वही जो साधन है, वही माध्यम जिसके माध्यम से हमारे विचार उस व्यक्ति तक पहुँचेंगे, वही हमारी भाषा कहलाती है। और यहाँ समाज में, क्योंकि हर व्यक्ति सामाजिक प्राणी है और हर व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर है, तो इसलिए अपनी विचारों को साझा हर इंसान करना चाहता है एक दूसरे से, और साझा करने के लिए जो माध्यम, जो साधन का वह इस्तेमाल करता है, वही भाषा कहलाती है। जैसा कि अगर हम कहें कि भाषा जो है, पहले क्या होता था, क्या पहले के लोग कैसे बात करते थे, तो पहले जैसे छोटे छोटे समूह थे, आदि मानव थे, छोटे छोटे समूह, कैसे भाषा बनी अगर हम ध्यान दें तो कुछ मानव समूह जैसे थे, तो एक भाव तो उनके भी मन में था, जैसे आज हमारे मन में भाव है। हमें मान लीजिए प्यास लगी है, तो पुराने समय में मान लीजिए कोई व्यक्ति था, कोई आदि मानव था, उन्हें प्यास लगी, एक भाव उनके मन में उत्पन्न हुआ। उस भाव को जब उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, एक खास ध्वनियाँ उस भाव के लिए निकालनी शुरू कर दी। स्पेशली उस भाव के लिए उन्होंने कुछ खास ध्वनियाँ निकालनी शुरू की, और जब
क्या हुआ, वो खास ध्वनि धीरे धीरे उस भाव के लिए एक अर्थ निश्चित हो गया। और जो जो अर्थ निश्चित हुआ उससे पता चला कि यह जो पूरा समूह जान गया कि यह जो, अगर मान लीजिए किसी को प्यास लगी और उसके लिए एक ध्वनि समूह निश्चित हुआ है पानी, तो अब पूरा समूह जानता है कि अगर वो पानी मांगेगा तो इसका मतलब ये है कि उसको प्यास लगी है। तो यह धीरे धीरे ऐसे ही एक भाव से हमारे भावों के लिए एक खास ध्वनियाँ धीरे धीरे निकली और उसी के माध्यम से धीरे धीरे उन्होंने एक अर्थ का रूप ग्रहण कर लिया और इसी तरह भाषा का विकास हुआ। और आज अगर हम देखें तो हमारे बहुत सारी बोलियां एवं भाषाओं का जन्म हो चुका है। तो इसके साथ ही चलिए हम देखते हैं आगे। तो यह तो था कि भाषा की कैसे उत्पत्ति धीरे धीरे हुई, पुराने समय में कैसे भाषा की उत्पत्ति हुई। तो आगे कुछ परिभाषा है, भाषा की परिभाषाएं कुछ हैं जो कुछ भाषाविदों ने दिया हुआ है, कुछ विद्वानों ने दिया हुआ है, जिसमें से एक है पतंजलि महोदय जी, जो बोलते हैं कि व्यक्तवाची वर्णा ऐसा ता इमे व्यक्तः वाचा। इनकी बहुत ही फेमस परिभाषा है कि व्यक्तवाची वर्णा ऐसा ता इमे व्यक्तः वाचा, अर्थात जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं। इसके साथ ही एक बहुत ही फेमस परिभाषा है कामता प्रसाद गुरु जी की, आप सबको ही पता होगी, और इन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से भाषा को परिभाषित किया हुआ है। जैसे आप देखिए, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्पष्टतया समझ सकता है। मतलब यहाँ पे है कि भाषा ऐसा साधन है कि हम अपने विचारों को सामने वाले को अच्छी तरह से प्रकट कर सकें और सामने वाले के विचार को स्पष्ट रूप से हम समझ सकें, वही भाषा कहलाती है, वही स्पष्ट रूप से भाषा कहलाती है। आगे हम देखते हैं भाषा की है कुछ विशेषताएं, क्योंकि अब हमारी जो भाषा है, हर भाषा, चाहे वो हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे जो भी भाषा हो, सबकी अपनी एक खास विशेषता होती है। तो ऐसे ही हम आज उन खास विशेषताओं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आप इन्हें से समझते चलिए सामान्य रूप से जल्दी। तो भाषा की सबसे पहली जो विशेषता है कि अर्जित संपत्ति। भाषा क्या होती है? भाषा एक अर्जित संपत्ति है। इसका क्या मतलब निकलता है, आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं कि भाषा एक अर्जित संपत्ति है, इसका तात्पर्य क्या होता है। अगर हम देखें कि भाषा, कोई बच्चा जन्म लेता है तो जो बोलने की क्षमता होती है उसके अंदर जन्मजात होती है, ये हम सब जानते हैं कि जो बोलने की अपवाद स्वरूप में जैसे कुछ उनमें शारीरिक विसंगतियां हो गई तो अलग बात है, नहीं तो हर व्यक्ति की बोलने की क्षमता जो होती है जन्मजात होती है। लेकिन बोलने की क्षमता, योग्यता तो जन्मजात है, लेकिन बोलना क्या है, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, अर्जित की जाती हैं। ये सारी चीज़ें अर्जित की जाती हैं। बोलना तो हमें जन्म से आता है, लेकिन क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है और कब बोलना है, ये सारी चीज़ें अर्जित की जाती हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो भाषा क्या है, भाषा जो है वह अर्जित संपत्ति है, भाषा अर्जित संपत्ति है। अगला हम देखें अगर, तो भाषा की जो अगली विशेषता है वह है भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आज ही हम आपको, चलिए ऐसे ही मान लीजिए कि हम आज आपको हिंदी भाषा और व्याकरण का सामान्य परिचय हम दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आज ही आप एकदम पूरे हिंदी और व्याकरण के एकदम प्रकांड विद्वान बन जाएंगे। कोई भी व्यक्ति, हम नॉर्मली अगर एक भी दिन कोई भी सब्जेक्ट लेके या कुछ भी किसी भी चीज़ में एक दिन सीखने से हम, ऐसा नहीं होता कि एक ही दिन सीखने से हम उसमें पारंगत हो जाएंगे। तो यह क्या होती है कि धीरे धीरे समाज में चलने वाली एक धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है। धीरे धीरे हम सीखते हैं, धीरे धीरे हमारी भाषा का विकास होता है।
पहले हमारे शब्द भंडार कुछ थोड़े से होते हैं, फिर थोड़े और बढ़ते हैं, फिर थोड़े और बढ़ते हैं। इस तरह से हमारी भाषा का धीरे धीरे समाज में रहकर, सामाजिक परिवेश में रहकर विकास होता है। अगली हमारी जो विशेषता है वह है भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता। जाहिर सी बात है कि कोई भी भाषा है उसका अंतिम स्वरूप नहीं होता। मतलब अगर जैसे कोई चीज़ कह दिया गया है, जैसे हम हिंदी भाषा के ही समझ लीजिए, जैसे कुछ कोई भी टाइम पीरियड है, हिंदी भाषा ही जैसे है, तो उस अगर मान लीजिए आदिकाल है, आदिकाल का मान लीजिए जो समय सीमा बताई गई है, अब ज़रूरी नहीं है कि जो समय सीमा आदिकाल की बताई गई है उससे थोड़ा आगे पीछे भी वो हो सकता है, कई सारे मत हो सकते हैं। तो कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। ज़रूरी नहीं होता कि हमने जितना सीख लिया उतना ही काफ़ी है, क्योंकि ज्ञान कभी ख़त्म नहीं होता है। इसी तरह भाषा है, हम जितना सीखेंगे ये उतना ही और हमें सीखने की चीज़ें और उसमें इकट्ठी होती जाएंगी, और भी चीज़ें नई नई हमें जानने को मिलेगा कि अच्छा अभी हमने ये भी नहीं जाना, अभी वो भी नहीं जाना। तो इसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। हम हाँ, हो सकता है हम व्याकरण के बहुत अच्छे ज्ञाता हो सकें, हो सकता है कि हम हिंदी भाषा व्याकरण या हम अंग्रेज़ी भाषा उस ग्रामर के बहुत अच्छे जानकार हैं, लेकिन बहुत अच्छे जानकार हैं, वाकई बहुत अच्छे जानकार हैं, पर ऐसा नहीं है कि हमने उसमें पूरी पारंगत हासिल कर ली है, संपूर्ण जानकारी हमें हो गई है। तो किसी भी भाषा की संपूर्ण जानकारी नहीं हो पाती, कुछ ना कुछ स्वरूप उसका छूटता है और हम वही धीरे धीरे सीखते रहते हैं। तो यह हमेशा अनवरत चलने वाली एक प्रक्रिया हम इसे कह सकते हैं, अनवरत चलने वाली। अगली जो परिभाषा विशेषता है भाषा की, उसे हम कहें परिवर्तनशील होती है। जाहिर सी बात है, आदिकाल का कोई कालक्रम किसी विद्वान ने दिया, अगले ने आकर कि नहीं नहीं इतना नहीं, थोड़ा 1-2 साल आगे पीछे कर दिया। तो कोई भी मतलब कहने का है कि परिवर्तनशील होती है। और जैसे कि आप सबको पता है कि एक इस संदर्भ में एक कहावत भी है, आप सबको पता होगा, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी। मतलब कि जो भाषा होती है वो कुछ कुछ दूर पर बदल जाती है। अब जैसे हमारे ही भारत में हम देखते हैं पंजाबी बोली जाती है, गुजराती बोली जाती है, मराठी बोली जाती है ना, तमिल है, तेलुगु है, कई भाषा क्षेत्रीय प्रदेश हैं, तो उनमें कुछ कुछ भाषाएं बोली जाती हैं। कुछ जगह कोई भाषा बोली जाती है, कुछ जगह कोई भाषा बोली जाती है, और यह परिवर्तनशील भी होती है। परिवर्तनशील होती है, साथ ही अनुकरणीय होती है। बच्चा अपने परिवार में अपने बड़ों की भाषाओं के हिसाब से ही अपनी मातृभाषा को सीखता है। जो भाषा उसके परिवार वाले बोलेंगे वही छोटा सा बालक है वो भी सीखेगा, क्योंकि वो अनुकरण करता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि भाषा अनुकरणीय होती है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो भाषा का जो होता है एक मानक स्वरूप होता है। हमेशा कोई भी भाषा है, सब भाषा के लिए 2 चीज़ बहुत ही ज़रूरी होती है। पहली तो उसका एक निश्चित व्याकरण होगा। कोई भी भाषा हो, हिंदी है, अंग्रेजी है, कोई भाषा है, उसका एक निश्चित व्याकरण होगा, साथ ही साथ एक निश्चित लिपि होगी। लिपि क्या होती है? जो हमारी विचार होते हैं, जो हमारी विचारों की एक ध्वन्यात्मक ध्वनि जो हमारे निकलती है, उसको लिपिबद्ध, उसको लिखित रूप में लिपि ही साकार करती है। तो 2 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं किसी भी भाषा के लिए, व्याकरण और लिपि। तो ये ज़रूरी बहुत होता है। जैसे कि अभी हम समझ लें एक मानक, जैसे हम वर्ण को ले लें। कोई बोलता है कि वर्णों की संख्या 44 है, कोई बोलता है वर्णों की संख्या 42 है, कोई बोलता है कि वर्णों की संख्या 56 है, और तीनों सही है। अपने अपने दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो वर्णों की संख्या 44 भी है, वर्णों की संख्या 42 भी है, और वर्णों की संख्या 56 भी है। लेकिन अगर हमें कहा जाए कि वर्णों की संख्या मानक रूप में कौन सा सही है, तो अगर हम मानक रूप में सही करेंगे तो मानक रूप में फिर हमारी वर्णों की संख्या 56 सही होगी। देवनागरी लिपि के हिसाब से मानक रूप में वर्णों की संख्या हिंदी भाषा में 56 है। अगली विशेषता है भाषा का स्वरूप कठिन से सरल की ओर होता है। पहले हमें कुछ भी नहीं पता होता,
छोटा सा ही बच्चा है, कुछ भी नहीं पता है। धीरे धीरे उसने मात्राओं को सीखा, स्वर सीखा, व्यंजन सीखा। धीरे धीरे वो व्याकरण में घुसा, पढ़ना सीखा, बोलना सीखा, फिर लिखना सीखा। तो क्या होता है, हमें पहले कुछ नहीं पता होता, लगता है अरे बाप रे इतना टफ है, आएगा ही नहीं, समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन क्या होता है, फिर धीरे धीरे जैसे हम उसमें घुसते जाते हैं, धीरे धीरे हमें वो क्या होती है, समझ में आने लगती है। तो लगता है अरे अब हमें आने लगा है। तो क्या हो जाता है, ये भाषा जो होती है वो पहले तो बहुत कठिन लगती है, लेकिन जब हम इसे धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे तो ये हमें सरल लगने लगती है। तो इसका जो स्वरूप क्योंकि जो है वो कठिन से सरल की ओर ही होता है। आगे हम देखते हैं दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ख़ास तौर पे शिक्षक भर्ती के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, टीजीटी पीजीटी वगैरह, सीटेट, यूपी टेट जो भी एग्ज़ाम्स हैं, उनमें भाषा कौशल के बारे में खास तौर पे पूछा जाता है। इसके साथ ही यूजीसी और भी विभिन्न एग्ज़ामों में भाषा विकास के चरण पूछे जाते हैं। दोनों ही एक ही चीज़ हैं, चाहे हम भाषा विकास के प्रमुख चरण कहें या भाषा कौशल का विकास क्रम करें, दोनों एक ही चीज़ें हैं और दोनों को ही अभी हम समझते हैं। जैसे भाषा विकास के प्रमुख चरण या भाषा कौशल के विकास क्रम में हम देखेंगे तो चार चरण होते हैं। पहला चरण होता है आंगिक, दूसरा चरण है वाचिक, तीसरा चरण है लिखित और चौथा चरण होता है यांत्रिक। जैसा कि हम सब जानते हैं, बच्चा क्या है, कोई भी बच्चा है, पहले वो क्या करेगा, छोटा सा है, पहले नंबर पे क्या है, वो अपने कानों से कोई चीज़, क्योंकि बोलना उसे आता नहीं, वो चीज़ों को सुनता है, धीरे धीरे सुनेगा, अपने अंगों से, अपने कान से धीरे धीरे सुनेगा, चीज़ों को ग्रहण करेगा। फिर क्या होता है वाचिक, वाचन कौशल, फिर वो बोलने की कोशिश करेगा, धीरे धीरे बोलने की कोशिश करेगा। पहले तो सुनेगा, फिर उसके अंदर पहले सुनने की क्षमता विकसित होगी, सुनने की कौशल विकसित होता है। उसके बाद वाचिक या वाचन कौशल का विकास होता है, वह धीरे धीरे बोलना सीखता है। जब वो बोलना सीख जाता है तो फिर उसके अंदर लिखित या कह सकते हैं पठन कौशल का विकास होता है। जब वो बोलना सीख जाता है तो धीरे धीरे उसके अंदर पढ़ने की शैली होती है, फिर वो पढ़ता है चीज़ों को। जब बोलने लगा तो बुक्स देख के, कोई चित्र देख के पढ़ने की कोशिश करता है, और जब भी पढ़ना सीख जाता है तब वो लिखने की कोशिश करता है। तो ये हमारे कौशल हैं और यह जो है वो हमारा भाषा विकास के प्रमुख चरण हैं। तो जो चरण है वो उनका पहले चरण है आंगिक, दूसरा वाचिक, तीसरा लिखित और चौथा यांत्रिक। और भाषा कौशल का जो विकास क्रम है उसके हिसाब से हम देखें तो पहले श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल और उसके बाद है लेखन कौशल। आगे हम देखते हैं दोस्तों, भाषा के प्रकार। आमतौर पे कहा जाता है, आप सबको पता होगा, आमतौर पे कहते हैं कि भाषा दो प्रकार की होती है। सबको पता है कि दो प्रकार की भाषा होगी। पहली भाई बोल दिया जाता है मौखिक भाषा, जल्दी से। दूसरी लिखित भाषा, हर कोई बोलेगा, पहली मौखिक, दूसरी लिखित। मौखिक भाषा को हम भाषा का मूल रूप भी कहा जाता है, आप इसे ध्यान रखें। भाषा का मूल रूप मौखिक भाषा है। मौखिक भाषा किसे कहते हैं, जो भाषा वाणी द्वारा, ध्वनियों द्वारा जिनका आदान प्रदान हो, जिस भाषा का, वो मौखिक भाषा है। और लिखित भाषा वह भाषा जिसके द्वारा ध्वनियों और वाणियों को हम क्या करते हैं, संकेतों या चिन्हों के माध्यम से लिखित रूप में व्यक्त करते हैं, तो वही हमारी लिखित भाषा। लेकिन एक और भाषा होती है सांकेतिक भाषा। हम देखते हैं, हम कहीं जा रहे हैं, ट्रैफिक लगे हुए हैं, ट्रैफिक चौराहा पे ही हम अगर जाएं, देखते हैं रेड बत्ती जल रही है, सिग्नल रेड सिग्नल है, इसका मतलब हम समझ जाते हैं हमने अपनी गाड़ी रोक दी, क्योंकि क्या है, सिग्नल रेड है, ट्रैफिक बहुत है और ग्रीन होने पे हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है, हम चल देते हैं। तो जैसे यातायात के संदर्भ में सांकेतिक चिन्ह है, जैसे जगह जगह पर एरो के निशान होते हैं, हमें दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, एरो के निशान के माध्यम से। और भी बहुत सारी सांकेतिक चिन्ह होते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी भाषा को व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई एम्बुलेंस जा रही है
है ना, बहुत दूर है, हमें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन उसका हॉर्न बजा, एम्बुलेंस का हॉर्न बजा। आजकल तो वैसे भी आप सबको पता है कोरोना का प्रकोप एकदम बहुत भयानक से चल रहा है, तो यदा कदा तो पुलिस का सायरन और एम्बुलेंस का हॉर्न बहुत सुनाई देता है। तो आपको एम्बुलेंस का हॉर्न सुनाई दिया, आप क्या हुआ, आपने देखा तो नहीं, है ना, आपको संकेत है वो एक कि वो एम्बुलेंस जा रही है, कोई उसमें बीमार पड़ा हुआ है आदमी, हम तुरंत जान जाते हैं कोई बीमार है या किसी की डेथ हो गई है, कोई बहुत सीरियस है, तो हमें पता चल जाता है। उसी तरह से अगर हम देखें तो भाषा जो होती है उसका 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक भाषा क्या है, हम बोलेंगे, अपने विचारों को हम बोलकर व्यक्त करेंगे और सामने वाला हमारे विचारों को सुनकर ग्रहण करेगा। लिखित भाषा में क्या होती है कि हम अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करेंगे, सामने वाला क्या करेगा, हमारे विचारों को पढ़कर समझेगा। सांकेतिक भाषा में क्या होती है, हम संकेतों के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करेंगे। तो यह हुई हमारे भाषा के प्रकार। अगला हम देखें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हिंदी भाषा का विकास क्रम कैसे शुरू हुआ, आप इसे ज़रूर देखें। तो अगर हम नॉर्मल सा, इसमें एक सिंपल सा है कि संस्कृत से सारी भाषा, क्योंकि संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी कहते हैं, तो संस्कृत से ही सभी भाषाओं का लगभग उदय हुआ है। तो संस्कृत है 2 पार्ट में बसी, वैदिक संस्कृति, लौकिक संस्कृति। लौकिक संस्कृति से पाली भाषा, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, से सौरसेनी अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी, फिर खड़ी बोली और फिर हिंदी का विकास हुआ। इसे हम अभी इस पर आराम से अच्छे से समझेंगे। ये एक हमारे पास नोट्स थी, तो उस नोट्स का है, उसमें हमने सोचा कि आप लोग को अच्छे से विस्तार से हम समझा दें, तो इसलिए जो विश्व की भाषाएं एवं वर्गीकरण, हेडिंग है विश्व की भाषाएं एवं वर्गीकरण। संसार की भाषाओं का 2 रूप में वर्गीकरण किया गया था, इसे आप समझते रहें क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। आकृति मूलक और पारिवारिक वर्गीकरण, आकृतिक मूलक वर्गीकरण और पारिवारिक वर्गीकरण। क्या हुआ था कि मध्य एशिया में आर्य रहते थे, ठीक, मध्य एशिया से आर्य चलते हैं, तो वो क्या होता है, आर्यों का 2 गुट बढ़ जाता है। एक गुट जो होता है वो तो मध्य एशिया से ये चले, एक गुट जो हुआ वो तो जर्मनी चला गया, एक गुट जर्मनी चला गया, लेकिन जो दूसरा गुट था वो कहाँ आया, धीरे धीरे भारत, ईरान होते हुए वो भारत आया। जो दूसरा गुट था वो धीरे धीरे ईरान होते हुए भारत आया। तो जो ईरान और भारत की जो भाषा थी उसे कहा गया भारत ईरानी भाषा। एक आर्य भाषा थी, आर्य भाषा का एक प्रकार था भारत ईरानी आर्य भाषा। तो उसी की एक शाखा निकली, आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होनेगा, भारतीय आर्य भाषा, उसकी एक शाखा निकली भारतीय आर्य भाषा। और वही भारतीय आर्य भाषा जो थी धीरे धीरे उसी से ही हमारी हिंदी भाषा का विकास हुआ। हिंदी भाषा भारोपीय परिवार की एक भाषा है। भारोपीय परिवार की एक शाखा, जो ये भारोपीय परिवार की एक शाखा थी, भारत ईरानी शाखा, जो हिंदी भाषा जो है वो भारोपीय परिवार की शाखा भाषा है, और भारोपीय परिवार की एक शाखा भारत ईरानी शाखा की यह एक भाषा है, कि वह एक शाखा है। अब हम थोड़ा सा इसको देखते हैं, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर परीक्षा की दृष्टिकोण से। हमारी जो भारतीय आर्य भाषा थी, जो कि भारोपीय परिवार की भाषा से निकली हुई थी, उसमें भारतीय आर्य भाषा के 3 प्रकार थे, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जिसमें से पहली हमारी भाषा बनी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसमें पहली भाषा थी वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति क्या थी, ये उस समय की भाषा है जब
हमारे वेदों की रचना हुई, उपनिषद लिखे गए, पुराण लिखे गए, तो उस समय वैदिक संस्कृति थी। तो इसका समय जो था वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। ये थोड़ा सा हम समझते हुए चलते हैं। छांदस यास्क नाम पाणिनि ने इसको दिया हुआ था वैदिक संस्कृति को। इसमें वेद लिखे गए हैं। 52 ध्वनियाँ वैदिक संस्कृति की थी। इसके साथ ही एक और भाषा उपजी जिसे कहा गया लौकिक संस्कृति। लौकिक संस्कृति, इसको संस्कृत नाम छांदस नाम से पाणिनि ने वैदिक संस्कृति को छांदस नाम दिया। यास्क और पाणिनि ने छांदस नाम वैदिक संस्कृत को दिया और संस्कृत नाम व लौकिक संस्कृति को संस्कृत रूप से पाणिनि ने कहा। इसका जो समय था वो 1000 से 500 ईसा पूर्व था। इसमें क्या थी? 48 ध्वनियाँ थी। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा आप समझते चलिए कि अगर वैसे ही तो 4 ध्वनियाँ थी इसमें, जो कि क्योंकि वैदिक संस्कृत में 52 ध्वनियाँ थी और लौकिक संस्कृत में 48 ध्वनियाँ थी। तो जो 4 ध्वनियाँ थी वो थी लुप्त हो गई। जो 4 ध्वनियाँ थी वो धीरे धीरे लुप्त हो गई और जाके लौकिक संस्कृति में वो 48 ध्वनियाँ ही शेष बचती हैं। आगे फिर आई मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा थी जिसमें हमारी संस्कृत थी। संस्कृत से 2 उसके पार्ट हुए। एक हुई वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति से वेद, पुराण और उपनिषद लिखे गए। दूसरी हुई लौकिक संस्कृति जिसे सामान्य भाषा में संस्कृत कहा गया। उससे रामायण, महाभारत लिखे गए। यह आम बोलचाल की भाषा थी। फिर उसके बाद हमारी आर्य भाषा की दूसरी चरण आ जाती है मध्यकालीन आर्य भाषा, जिसमें लौकिक संस्कृति से धीरे धीरे पाली भाषा का जन्म हुआ। पाली भाषा क्या थी? पाली भाषा जो थी वो उसका जो समय था 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक था और इसे प्रथम प्राकृत कहा जाता है। प्रथम प्राकृत, प्रथम देसी भाषा भी इसे कहा जाता है। भगवान बुद्ध के उपदेश इसी भाषा में ही दिए गए हैं। इनके जो ग्रंथ लिखे गए हैं भगवान बुद्ध के धर्म से संबंधित, जो त्रिपिटक और अट्टकथा, साहित्य, मिलिंद पन्हो, दीपवंश, महावंश, जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं सब इन्हीं भाषा में लिखे गए हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मोगल्यान एवं कच्यायन व्याकरण इस पाली भाषा से ही संदर्भित है। कच्यायन के अनुसार पाली भाषा में 8 स्वर 33 व्यंजन और मोगलायन के अनुसार 10 स्वर और 33 व्यंजन थे। पाली की उत्पत्ति से संदर्भित कुछ हमने यहाँ पे दे दिया हुआ है। ये एग्ज़ाम में बहुत पूछता है, यूजीसी के एग्ज़ाम में खास तौर पे, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम में, टीजीटी, पीजीटी वगैरह के एग्ज़ाम में ये पूछता है पाली की उत्पत्ति से संबंधित। तो आचार्य विदुशेखर, मैक्सवेल वालेसर, भिक्षु जगदीश काश्यप, भंडारकर वाकर नागर, भिक्षु सिद्धार्थ, कौशाम्बी, उदय नारायण तिवारी, ये कितने सारे लोग हैं जिन्होंने व्युत्पत्ति संबंधी पाली भाषा के व्युत्पत्ति संबंधी अपने अपने मत दिए हैं। आचार्य विदुशेखर का मानना है कि पंथी शब्द से पाली शब्द की उत्पत्ति हुई। पंथी शब्द से पाली शब्द की उत्पत्ति हुई। मैक्सवेल शेयर कहते हैं कि पाटलिपुत्र नामक पाया पाली शब्द से पाली की उत्पत्ति हुई। भिक्षु जगदीश काश्यप का मानना है कि पर्याय शब्द से पाली शब्द की उत्पत्ति हुई। इसके साथ भंडारकर व वाकर नागल कहते हैं कि प्राकृत शब्द से पाली शब्द की उत्पत्ति हुई। भिक्षु सिद्धार्थ एक हैं, वो कहते हैं पाठ से पाली की उत्पत्ति मानते हैं। वहीं कौशाम्बी एक हैं, वो पाल से पाली की उत्पत्ति मानते हैं। इसके साथ ही उदय नारायण तिवारी हैं एक, वो कहते हैं कि पा धातु में नी उपसर्ग और ली प्रत्यय के तहत पाली शब्द की उत्पत्ति हुई। आगे अगर हम देखें तो ये तो थी पाली भाषा जिसे प्रथम प्राकृत करते हैं। संक्षेप में आप बस इतना जानते रहें कि 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक का इसका का समय है। पाली भाषा लौकिक संस्कृति के बाद का चरण है और यह इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ लिखे गए हैं। महात्मा बुद्ध जी के उपदेशों को इसमें संकलित किया गया है इसी भाषा में, और यह आम बोलचाल की उस समय की भाषा थी। दूसरी पाली के बाद आती है प्राकृत, जिसे द्वितीय प्राकृत कहते हैं। इसमें क्या था, महावीर जैन जी जो थे उनके उपदेशों को लिखा गया है। इसका समय 1 ईस्वी से 500 ईस्वी के तक था। इसके प्राकृत व्याकरण जो थे प्रमुख रूप से वररुचि जी हैं और इन्होंने
4 प्रकार के प्राकृतों का वर्गीकरण किया है, महाराष्ट्री, पैसाची, मागधी और सौरसेनी। दूसरे हैं प्राकृत भाषा के ही बहुत बड़े विद्वान हेमचंद जी, जिन्हें प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं और दोनों ही लोगों के ग्रंथों का नाम पूछा जाता है। वररुचि के ग्रंथ का नाम है प्राकृत प्रकाश और हेमचंद जी के ग्रंथ का नाम है प्राकृत व्याकरण, और हेमचंद जी को प्राकृत का पाणिनि भी कहते हैं। तो ये प्राकृति के 3 रूप मानते हैं, अर्धमागधी, चूलिका, पैचासी एवं अपभ्रंश। सामान्य रूप में हम देखें तो प्राकृत के 5 प्रकार होते हैं, महाराष्ट्री, सौरसेनी, पैचासी, मागधी एवं अर्धमागधी। इस तरह यह थी हमारी प्राकृत भाषा। तीसरी हमारी है पाली के बाद प्राकृत, और प्राकृत के बाद अगला चरण आता है अपभ्रंश भाषा का। अपभ्रंश क्या थी? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश भाषा का स्वरूप चलता है। उसके बाद अपभ्रंश भाषा का अवहट्ट रूप चलता है, बिगड़ा हुआ क्रम, जो 900 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक चलता है। इसे मध्यकालीन एवं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच की कड़ी भी कहते हैं, संधिकालीन भाषा भी कहते हैं। यहीं से अगर हम देखें तो संक्षेप में अपभ्रंश से अवहट्ट निकला, और उसके बाद क्या होता है, अपभ्रंश की ही एक शाखा है सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश है, सौरसेनी अपभ्रंश से ही पश्चिमी हिंदी का विकास होता है, और पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली, और खड़ी बोली ही हमारी राजभाषा हिंदी का रूप ले लेती है। लेकिन थोड़ा सा हम विस्तार में समझते हैं, क्योंकि हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। हमें हर एक पहलू अच्छे से हर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ध्यान में रखते हुए पढ़ाना है, और आपको पढ़ना भी है। इसलिए हम हर चीज़ को एक एक छोटे छोटे से बिंदु को हम ध्यान में रखते हुए चलेंगे, और आप भी उन्हें ध्यान में रखते हुए समझते हुए चलें। जल्दबाजी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम हर बिंदुओं को हर पहलू से, हर परीक्षा की दृष्टिकोण से पढ़ेंगे। इसके साथ ही जो अवहट्ट भाषा है, पूछा जाता है एग्जाम में, उसे अड़ा भाषा किसने कहा? तो किशोरी दास जी ने अड़ा भाषा कहा है। दंडी ने अपभ्रंश भाषा को आभीर भाषा की संज्ञा दी हुई है। अगर हम देखें तो सबसे प्राचीन उदाहरण अगर अपभ्रंश का देखने को मिले तो भरत मुनि जी के नाट्यशास्त्र में मिलता है। इन्होंने इसे विभष्ट भाषा का नाम दिया हुआ है। इसके साथ ही व्याडी एक है विद्वान, व्याडी ने संस्कारच्युत भ्रष्ट भाषा को अपभ्रंश व अवहट्ट की संज्ञा दी है। तो इन्होंने मतलब एक तरीके से अपभ्रंश और अवहट्ट जो थे वो पाली और प्राकृत के बाद जब शब्दों का रूप क्या हुआ, धीरे धीरे बिगड़ना शुरू हो गया, और वही शब्दों का बिगड़ा हुआ रूप अपभ्रंश और अवहट्ट के रूप में हमें देखने को मिलता है। आगे हमारा क्रम जो है वो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जो 1000 ईस्वी से अब तक चल रहा है। इसको भी अगर हम देखें तो इसके 3 रूप हैं, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक हिंदी। प्राचीन हिंदी का हम समय देखें तो 1100 से 1400 ईस्वी तक है, मध्यकालीन का 1400 से 1850 ईस्वी, और आधुनिक हिंदी का 1850 से अब तक। और बाकी तो जो हमने भारतीय हिंदू युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगति, प्रयोग और नई कविता, इसी तरह धीरे धीरे आज भाषा का भी स्वरूप, धीरे धीरे हिंदी भाषा का स्वरूप चल रहा है। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा अभी तक चल रही है। तो यह थी हमारी भाषा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के रूप से पूरा विकास क्रम देखना। अगर हम संक्षेप में यही समझें कि हिंदी भाषा का कैसे जन्म हुआ, तो आप बस संक्षेप में समझिए, कोई भी इसमें कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हमारी वैदिक संस्कृति है, फिर लौकिक संस्कृति है, उसके बाद पाली भाषा, फिर प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट का विकास हुआ, अवहट्ट से प्राचीन हिंदी, प्राचीन हिंदी से मध्यकालीन हिंदी, और मध्यकालीन हिंदी से आधुनिक हिंदी का विकास हुआ। इसके साथ ही अगर हम देखें तो यहीं अपभ्रंश से एक शाखा और कट सकती है। अपभ्रंश से कटी सौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली, और खड़ी बोली से राजभाषा हिंदी का विकास हुआ। तो यह थी हमारे हिंदी के क्रमागत विकास का स्वरूप। आगे हम देखेंगे हिंदी का विकास तो हमने पढ़ लिया, हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो हम देखेंगे हिंदी जो भाषा शब्द है, हिंदी शब्द वो फारसी भाषा से निकला हुआ है। हिंदू शब्द फारसी है, जो संस्कृत के सिंधु शब्द से निकला है। क्या हुआ था कि मुस्लिम आक्रमणकारी सिंधु नदी की तरफ से आए,
तो जब वो आए तो जो यूनान और ग्रीक यूनान के जो आक्रमणकारी थे, वहाँ पे क्या होता था कि दा को धा को दा पढ़ा जाता था। हमारे यहाँ धा जो पढ़ा जाता है वो यूनान और ग्रीक में दा पढ़ा जाता था, और जो साप हम पढ़ते हैं उसको ये हा पढ़ते थे। तो इस तरह जो हमारे जब इन्होंने सिंधु नदी को देखा तो इन्होंने कहा यह हिंदू नदी है, हिंदू नदी है। और फिर हिंदू नदी से सिंधु के आसपास जो लोग रहते थे उसको इन्होंने धीरे धीरे सिंधुवासियों को इन्होंने धीरे धीरे हिंदूवासी कहा। सिंधुस्तान से इन्होंने हिंदुस्तान, और सिंधु से हिंदू, और उसी तरह धीरे धीरे सिंधी से हिंदी का विकास हो गया। ये है कि सिंधु नदी। इसके साथ ही ग्रीक वालों का क्या है, तो फारसी भाषा से निकला। ग्रीक का क्या है कि सिंधु नदी को यहाँ इंदोस कहते थे। इंदोस से इंदोई बना, क्योंकि यहाँ के निवासी को इंदोई कहा गया। इंदोस सिंधु को कहते थे ये लोग, इंदोस वहाँ के निवासी इंदोई। और फिर धीरे धीरे प्रदेश का नाम ये क्या पड़ा, इंदके, और फिर यही धीरे धीरे बाद में क्या हो गया, इंडिया। इंडिका से इंडिया हो गया। इस तरह हमारे इंडिया जो शब्द है, इंडिया की उत्पत्ति कैसे हुई, तो ये इंडिया जो है ऐसे बना है, आप इसे समझ लीजिए। और फारसी भाषा से हमारी हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो ये आप जानते रहें। आगे हम देखेंगे कि हमारी हिंदी भाषा की जो थी वो तमाम बोलियां भी हैं। आप सबको पता है कि हिंदी भाषा की तमाम बोलियां हैं, तो उन बोलियों को मद्देनज़र रखते हुए हम पढ़ेंगे। एक तरफ है अपभ्रंश, आप यहीं से हम छोटा कर दे रहे हैं आप सबको ताकि दिखे, अभी भी नहीं दिख रहा पूरे रूप से, ये है, आपको ये दिखना चाहिए पूरा। हिंदी की बोलियां बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में पूछता है कि किस अपभ्रंश से कौन सी भाषा संबंधित, कौन सी बोली संबंधित है, कौन सी उपभाषा से कौन सी बोली निकली है, कौन सी बोली का आकार कौन सा है। तो हम देखेंगे यहाँ 4 अपभ्रंश हैं। ब्रांचन अपभ्रंश, जिससे पंजाबी, सिंधी और मराठी भाषा का उदय हुआ है। आप इसे जाने, एग्ज़ाम में हमेशा पूछता है मराठी भाषा, तो खास तौर पे किस अपभ्रंश से मराठी भाषा का जन्म हुआ। ब्रांचन अपभ्रंश से पंजाबी, सिंधी और ब्रांचन अपभ्रंश से पंजाबी, सिंधी एवं मराठी भाषा का जन्म हुआ। इसके साथ ही अन्य जो अपभ्रंश हैं, सौरसेनी अपभ्रंश को हम समझते हैं। सबसे पहले सौरसेनी अपभ्रंश क्या है, सौरसेनी अपभ्रंश जो है उससे पहला निकला पश्चिमी हिंदी। पहली इसके पार्ट है, पहला पार्ट है पश्चिमी हिंदी, दूसरा है राजस्थानी हिंदी, तीसरा है पहाड़ी हिंदी और चौथा है गुजराती हिंदी। 4 प्रकार की उपभाषाओं का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ, जिसमें है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और गुजराती हिंदी। पहाड़ी हिंदी को कहा जाता है, कुछ लोग मानते हैं कि खस अपभ्रंश से भी इसका जन्म हुआ है या निकली हुई है। अब हम देखेंगे पश्चिमी हिंदी के 2 रूप थे, एक आकार बहुला, एक ओकार बहुला। आकार बहुला यानी जैसे हमारी जो खड़ी बोली है वो आकार बहुला है। आकार बहुला का मतलब जो हमारी जो क्रिया होती है वो आकार बहुला होती है। आया, गया, खाया, आ, लास्ट में आ प्रत्यय आ रहा है। आया, गया, खाया, नहाया, रोया, आ, तो ये आकार बहुला है। और जो ब्रज भाषा है वो ओकार बहुला, गयो, चलियो, खायो, नहायो, तो ये क्या है, ओकार बहुला भाषा है। तो ये पूछता है कि पश्चिमी कौन सी भाषा आकार बहुला है, कौन सी ओकार बहुला है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यूजीसी के एग्ज़ाम में हुआ, और यूजीसी का एग्ज़ाम, टीजीटी पीजीटी में ख़ास तौर पे यूजीसी के एग्ज़ाम्स, और बाकी जो सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स होते हैं, सिविल में भी तो पूछता है, इतना डीपली नहीं, लेकिन जो ये शिक्षक भर्ती वगैरह के एग्ज़ाम में प्रवक्ता वगैरह के जो हैं उसमें ये ख़ास तौर पे पूछता है। तो ये आकार बहुला जो है उसके 3 रूप थे, 3 भाषा। कौरवी, जिसे खड़ी बोली भाषा कहते हैं, हरियाणवी, इसे बांगरू भाषा कहते हैं, आप याद रखें। कभी कभी
उपनाम भी भाषाओं का पूछ लेता है कि हरियाणवी को और अन्य किस नाम से हम जानते हैं, तो बांगरू। और एक तीसरी भाषा थी दक्खनी। दक्खनी क्या है, हिंदी और उर्दू का मिक्सअप वर्जन चलता है इसमें। पश्चिमी हिंदी की दूसरी जो प्रकार था उकार बहुला, इसमें क्या थी, ब्रज भाषा थी, बुंदेली और कन्नौजी थी। तो ये 6 भाषाओं का विकास जो है वो पश्चिमी हिंदी से हुआ। सौरसेनी अपभ्रंश पश्चिमी हिंदी से 6 भाषाओं का विकास हुआ, खड़ी बोली, हरियाणवी, दक्खनी, ब्रज भाषा, बुंदेली और कन्नौजी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, आप इसे बहुत ही अच्छे समझें परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगली जो भाषा हम देखेंगे, अगला जो प्रकार राजस्थानी। राजस्थानी क्या है, वो टा बहुला वर्ग है, वहाँ टा वर्ग की प्रधानता बहुत ज़्यादा है। यह 4 भाषाएं हैं राजस्थानी हिंदी में, मारवाड़ी, जयपुरी जिसे ढूंढाड़ी कहते हैं, मेवाती और मालवी। अगली भाषा है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी 2 रूप में बटी, कुमायूनी जिसे नेपाली भी कहते हैं और गढ़वाली। और एक और हिंदी है गुजराती हिंदी। गुजराती हिंदी पूछता है कि गुजराती हिंदी नामक उपभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ, तो यह सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। आप इसे ध्यान में रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगली हमारी अपभ्रंश आती है अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश जो है उससे निकली पूर्वी हिंदी, उससे पूर्वी हिंदी का विकास हुआ और पूर्वी हिंदी से 3 भाषाओं का विकास हुआ, कह सकते हैं 3 बोलियों का विकास हुआ, जिसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी 3 भाषाओं का विकास हुआ। आगे हमारी आती है मागधी अपभ्रंश, जिसमें से उत्पत्ति हुई बिहारी हिंदी की बंगला एवं उड़िया, बंगला एवं बिहारी हिंदी का विकास हुआ, जिसमें बोलियां बिहारी हिंदी की बोलियां हैं भोजपुरी, मगही और मैथिली। इस तरह हमारी अगर हम देखें पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं 6, कौरवी, खड़ी बोली, हरियाणवी, दक्खनी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। पहाड़ी की हैं कुमायूनी, गढ़वाली और गुजराती अकेले भाषा। अर्धमागधी की 3 हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और मागधी की में बिहारी हिंदी की 3 हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परीक्षा के दृष्टिकोण से, आप इन्हें याद रखें। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने पश्चिमी हिंदी के तहत 2 अन्य बोलियां ताजुबेकी एवं निमाड़ी को भी स्वीकार किया हुआ। ये 2 भाषाएं हैं और हैं जिन्हें डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने स्वीकार किया हुआ है, ताजुबेकी एवं निमाड़ी, पश्चिमी हिंदी के ही अंतर्गत। आगे हम देखते हैं कि जो बोलियां हैं हमारी, उन्हें अन्य किस नामों से जानते हैं और उनकी उपबोलियां क्या हैं। बोलियों की भी उपबोलियां हैं और बोलियों को अन्य नाम से क्या कहते हैं। हरियाणवी जो है उसे बांगरू या देशवाली के नाम से जाना जाता है, जिसकी उपभाषा है जाट और चमरवा। ब्रजभाषा जो है, जो ब्रजभाषा बोली है, उसे अंतर्वेदी नाम से जाना जाता है। ये इतना तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टिकोण से, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमेशा एग्ज़ाम में पूछता है, तो आप इतना तो ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत पूछता है। हरियाणवी का उपनाम क्या है, अन्य नाम, अवधी का अन्य नाम क्या है, ये सारे एग्ज़ाम में बहुत पूछते हैं। बुंदेली को क्या कहते हैं, बुंदेलखंडी, जिसकी अन्य भाषाएं जो हैं वो है पावरी और बनाफरी, लोधावंती एवं निभट्टा। अवधी की कौशली और बैसवाड़ी बोली भी कहा जाता है, जिसकी अन्य भाषा हैं जूड़र, गहोरा एवं जोलाहा। खड़ी बोली को सिर्फ कौरवी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ी को खलटाही एवं लरिया, बघेली को रिवाई, डिंगल को भाट भाषा और पिंगल को नाग भाषा कहते हैं। आप सबसे एक बात पूछनी है, आप कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं, डिंगल और पिंगल भाषा का विकास किन भाषाओं से हुआ है। यह आपसे इंतज़ार रहेगा आपके प्रश्न जवाब का, कि आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं कि डिंगल भाषा और पिंगल भाषा का विकास किन भाषाओं से हुआ है। तो आगे हम देखते हैं बोली और उसके नामकरण करता कि कौरवी का नाम
जो है खड़ी बोली का नाम जो कौरवी नाम पड़ा उसको राहुल सांस्कृत्यायन जी ने यह नाम दिया हुआ है। ब्रजबुली जो है, ब्रज को ब्रजबुली ईश्वर चंद्र गुप्त जी ने कहा है। राजस्थानी भाषा का नाम राजस्थानी ग्रियर्सन जी ने कहा। डिंगल जो भाषा है उसका नाम बांकी दास जी ने रखा। बिहारी भाषा का नाम ग्रियर्सन ने रखा। भोजपुरी का रेमंड और मैथिली का कोलब्रुक ने रखा हुआ है। इस तरह से यह हुई कुछ बोलियां और बोलियों के नामकरण करता। अब चलिए हम ये जान लेते हैं कि जो बोलियां हैं वो बोली कहाँ जाती हैं। हमारी जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा 9 राज्यों में बोली जाती है। 9 राज्यों में राज्य की भाषा का इसे दर्जा प्राप्त हुआ है और ये 9 राज्यों राजस्थान, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में बोली जाती है हिंदी भाषा और इसे 9 राज्यों में राज्य की भाषा का दर्जा प्राप्त है। हमारे भारत की राज्य भाषा है, लेकिन इसकी जो बोलियां हैं वो बोलियां कहाँ कहाँ बोली जाती हैं ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है और आप इसे ध्यान में रखें। खड़ी बोली जो कि आकार बहुला भाषा है, मुरादाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, मेरठ, दिल्ली, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद में खड़ी बोली बोली जाती है। ये खड़ी बोली का क्षेत्र है। दक्षिणी जो बोली जाती है वो दक्षिण भारत में बीकानेर, गोलकुंडा, अहमदनगर और हैदराबाद में दक्षिणी भाषा बोली जाती है। अवधी भाषा जो है वो उदासीन आकार बहुला भाषा है और बघेली भी यही है उदासीन आकार बहुला भाषा। अवधी का विस्तार क्षेत्र हम देखें अगर तो अवधी भाषा जो है वह अयोध्या में, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बाराबांकी, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद और सुल्तानपुर में बोली जाती है। इसके साथ ही रायबरेली, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्ज़ापुर और प्रतापगढ़ में अवधी भाषा बोली जाती है। बघेली भाषा जो है वो रीवा, जबलपुर, मंडला और मिर्ज़ापुर में बघेली भाषा को बोला जाता है। इसके साथ में अगर हम देखें तो जो भोजपुरी भाषा है जो कि इकार बहुला भाषा है, तो भोजपुरी भाषा का जो विस्तार क्षेत्र है वह है भोजपुर, शाहाबाद, छपरा, चंपारण, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया एवं बनारस। इन सभी क्षेत्रों में भोजपुरी भाषा को बोला जाता है। आगे हम देखें ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है, तो ब्रज भाषा जो है वो मथुरा में, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांव, भरतपुर और करौली नामक जगहों पर ब्रज भाषा का विस्तार क्षेत्र है। यहाँ पे ब्रज भाषा बोली जाती है। आगे हम देखें तो बुंदेली भाषा कहाँ बोली जाती है। बुंदेली भाषा का विकास क्षेत्र कहाँ पे है, तो यूपी के अगर हम देखें तो झांसी, उरई, जालौन और हमीरपुर में बुंदेली भाषा, और एमपी में अगर हम देखें तो सागर, ओरछा, दतिया और होशंगाबाद में ये भाषा बोली जाती है। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें कन्नौजी भाषा जो है, कन्नौजी भाषा का विकास इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहांपुर और कानपुर में कन्नौजी भाषा बोली जाती है। आमतौर पर अगर हम देखें तो यह कन्नौजी भाषा का जो क्षेत्र है वो इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहांपुर और कानपुर है। अगर हम मारवाड़ी भाषा देखें तो यह खास तौर पे क्योंकि नाम से ही है राजस्थान की तरफ की भाषा है, तो यह जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़ और जैसलमेर की भाषा है। कुमायूनी भाषा जो है वो नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में बोली जाती है। गढ़वाली जो है वो टिहरी, गढ़वाल, चमोली और उत्तरकाशी की बोली है। मालवी भाषा जो है, मालवी बोली जो है, बार बार भाषा निकल जा रही है, क्षमा चाहते हैं। बोली जो है, मालवी बोली जो है वो उज्जैन, प्रतापगढ़, रतलाम, इंदौर और देवास नामक स्थानों पर बोली जाती है। ये आप इसे देख लीजिए। ये कुछ भाषाएं हैं ब्रज भाषा जो मुख्य बोलियां हैं जो कि किसी समय और आज भी साहित्यिक भाषा का स्थान लिए हुए थी या ली हुई हैं। तो इसमें हमारी है ब्रज भाषा, अवधी, कौरवी, खड़ी बोली या भोजपुरी। ये 4 भाषाएं हैं जिसमें से
इन चारों भाषाओं में अंतर और साम्यता दिखाई गई है। ब्रजभाषा का हम देखें सौरसेनी से विकास हुआ, सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई, अवधी अर्धमागधी से, कौरवी सौरसेनी से और भोजपुरी मागधी से। पश्चिमी हिंदी से ब्रजभाषा का विकास हुआ और पश्चिमी हिंदी से ही कौरवी भाषा का भी विकास हुआ, खड़ी बोली का भी। लेकिन अवधी का विकास पूर्वी हिंदी और भोजपुरी का विकास बिहारी हिंदी से हुआ। ब्रजभाषा उकार बहुला है, अवधी आकार बहुला है, कौरवी आकार बहुला है और भोजपुरी ईकार बहुला है। स्वर के 3 रूप पाए जाते हैं ब्रजभाषा में, अति हरस, हरस और दीर्घ। अवधी में 2 रूप पाए जाते हैं, हति हरस, हरस और स्वर के 2 रूप पाए जाते हैं खड़ी बोली। कौरवी में भी हरस और दीर्घ। 3 रूप पाए जाते हैं भोजपुरी में, हरस स्वर के अति हरस, हरस और दीर्घ। ये हैं कुछ अंतर, आप इन्हें देख लीजिए कि अड़ा को भोजपुरी में ब्रजभाषा में ना बोलते हैं और इसकी अवधि में णा को ना बोलते हैं। और ये भोजपुरी में क्या होता है, इस शब्द के मंत्र में रा का लोप हो जाता है तो रा शब्द बोले जाते हैं। ये थोड़े से कुछ अंतर हैं। अब हम पढ़ेंगे लिपि। लिपि क्या होती है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यह सब जी आप ज़रूर बताइएगा हमें अपने कमेंट के जरिए, लिपि क्या होती है, किसे कहते हैं लिपि, लिपि का विकास कैसे हुआ। हमने बताया था 4 कौशल हुए, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। हमने सुना और सुनकर हमने बोलना सीखा, बोला, धीरे धीरे बोलते बोलते हमने पढ़ना सीखा, पढ़ते पढ़ते हमने लिखने की कोशिश की। जब हम अपने भावों को ध्वनि रूप में एक तरीके से हम अगर बोलें तो जो हमारी मौखिक ध्वनियाँ हैं, जो ध्वनियाँ थी हमारे भावों की जो मौखिक ध्वनियाँ थी, उनको जब लिखित रूप में व्यक्त किया गया तो उन्हीं को लिखित रूप में व्यक्त करने की जो अपनाई गई जो व्यवस्था थी वही क्या हुई, लिपि कहलाई। लिपि को हम एक रूप से लेखन व्यवस्था भी कह सकते हैं। तो हमारी मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए जो व्यवस्था अपनाई गई वही क्या हुई, लिपि कहलाई। क्योंकि अगर हम देखें तो प्रत्येक अविभाज्य सार्थक मौखिक ध्वनि को एक निश्चित चिन्ह एवं संकेत द्वारा व्यक्त किया जाता है और हर भाषाओं की क्या होती है, अपनी अलग अलग लिपि होती है। जैसे अगर हम देखें हमारी हिंदी, ये एग्ज़ाम में पूछता भी है, हिंदी, मराठी और नेपाली भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। इसके साथ ही फ्रेंच, जर्मनी और अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है वो रोमन लिपि है। तो इस तरह हर भाषा की अपनी एक लिपि होगी। हमने स्टार्टिंग में भी बताया कि सारी भाषाओं के लिए 2 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है उसके मानक स्वरूप के लिए। एक तो व्याकरण, उसका खुद का एक निश्चित व्याकरण हो, दूसरी उसकी खुद की एक निश्चित लिपि हो। तो कोई भी भाषा है उसकी ग्रामर होगी और उसकी एक लिपि होगी। तो हिंदी, मराठी और नेपाली की लिपि देवनागरी है और फ्रेंच, जर्मन और अंग्रेजी की लिपि रोमन लिपि। लेकिन अब हम देखते हैं कि लिपि का विकास कैसे हुआ। जैसे हमने देखा भाषा, हिंदी भाषा जो थी हमारी, उसका विकास कैसे हुआ, कैसे धीरे धीरे संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से लौकिक, लौकिक से पाली, पाली से प्राकृत से अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश, फिर पूर्व पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली से जाकर हिंदी भाषा का विकास हुआ। अब हम देखेंगे लिपि के विकास कैसे हुए। पहले क्या थे, चित्रलिपि का विकास हुआ। चित्रलिपि, गुफाओं में लोग रहते थे, गुफाओं में कंदराओं में पत्थर से, नुकीले औजारों से दीवारों पर चित्र बना दिए जाते थे। क्योंकि हम अपने भावों को व्यक्त करने के लिए, जो आदिमानव थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो क्या करते थे, अपने भावों को व्यक्त करने के लिए दीवारों पर, कंदराओं पर किसी नुकीली चीज़ से चित्र बना देते थे। तो उन्हीं जो चित्र बने होते थे वही चित्रलिपि के रूप में विकसित हुए। धीरे धीरे उन्हीं चित्रलिपि से प्रतीक लिपि का विकास हुआ, प्रतीक लिपि से एक भाव लिपि का विकास हुआ और वो भाव लिपि जो उन्होंने चित्र बनाया हुआ था उस चित्र को धीरे धीरे एक प्रतीक दिया गया, किसी एक भाव के लिए एक प्रतीक, उस प्रतीक से एक भाव निकला। जैसे उन्होंने एक शेर की आकृति बनाई, धीरे धीरे निश्चित किया गया कि यह जो चित्र है वो एक प्रतीक है किसी जानवर का। भाव निकला किसी शेर का है, वो हमने सोचा मन में। फिर ध्वनि लिपि का विकास हुआ, हमने कहा कि ये शेर का चित्र बनाया गया है।
तो इस तरह से लिपि का विकास हुआ। चित्र लिपि आई, प्रतीक लिपि आई, भाव लिपि आई और फिर ध्वनि लिपि आई। ध्वनि लिपि का दो रूप में विकास हुआ, अक्षरात्मक एवं वर्णात्मक। अक्षरात्मक जो है भारत की सभी लिपियां अक्षरात्मक हैं और वर्णात्मक में रोमन लिपि वर्णात्मक है। ये अब समझिए। आगे आती है, उसी लिपि से विकास हुई सिंधु घाटी लिपि। सिंधु घाटी मांटगोमरी जिले के हड़प्पा एवं सिंधु के लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो से प्राप्त सीलों पर मिले। यह जो लिपि थी वह लरकाना जिले के मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, मांटगोमरी और लरकाना जिले में कुछ लिखे हुए पाए गए, उन्हीं से ये सिंधु घाटी लिपि का विकास हुआ। डिरिंजर महोदय ने ट्रांजिशन स्क्रिप्ट भाव ध्वनि मूलक लिपि कहा है सिंधु घाटी लिपि को। इसी के साथ एक और लिपि का विकास हुआ, खरोष्ठी लिपि। पूछता है खरोष्ठी लिपि के बारे में, आप इसे ध्यान से देखिएगा। कहाँ से खरोष्ठी लिपि और ये सिंधु घाटी लिपि का भी कहाँ से सर्वप्रथम इसे कहाँ मतलब पाया गया, तो ये ज़रूर पूछता है। पश्चिम भारत के शाहबाज गढ़ी, पंजाब के यूसुफजई जिला और मानसेहरा, पश्चिम भारत के शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा में अशोक के अभिलेखों से इसे प्राप्त किया गया है। इसमें संयुक्ताक्षरों का अभाव है। इसके बारे में कहा जाता है, इसकी उत्पत्ति के संदर्भ में इसमें प्रश्न भी पूछ सकता है। चीनी कोश के अनुसार यह खरोष्ट नामक व्यक्ति से इसकी उत्पत्ति हुई, खरोष्ठी लिपि का शब्द का। डॉक्टर राजवली पांडे कहते हैं कि खर गदहे के ओष्ठ के समान यह लिपि थी। इस लिपि की जो लिखावट थी वो गदहे के ऊँट के तमाम समान मोटी मोटी थी, इस वजह से इसका नाम खरोष्ठी लिपि पड़ा। और डॉक्टर सुनीति चटर्जी कहते हैं कि खरोशोथ के कारण इसका नाम खरोष्ठी लिपि पड़ा। ब्राह्मी लिपि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ब्राह्मी लिपि का विकास कैसे हुआ, मोटा मोटा हम समझते चल रहे हैं क्योंकि हम कोई भी बिंदु नहीं छोड़ेंगे। आप धीरे धीरे समझिए, हम बहुत जल्द, बस आज इसे ख़त्म करना है, हिंदी भाषा का सामान्य परिचय। उसके बाद हम शुरू करेंगे कल से व्याकरण, जिसमें पहला चैप्टर होगा वर्ण। तो ब्राह्मी लिपि जो थी वो पिपराला के स्तूप बस्ती जिले में थी और अजमेर के बडली गांव के शिलालेख से ब्राह्मी लिपि के साक्ष्य पाए गए। कहा जाता है इसकी उत्पत्ति जो थी वह ब्रह्मा द्वारा निर्मित लिपि थी, इसलिए ब्राह्मी कहलाई। कुछ लोग मानते हैं कि ब्रह्मा या वेद की रक्षा के लिए लिखी गई थी, इसलिए ब्राह्मी कहलाई। और कुछ लोगों का मानना था कि ब्राह्मणों द्वारा निर्मित थी, इस वजह से इसे ब्राह्मी लिपि कहा गया। इसकी उत्पत्ति के भी संदर्भ में दो मत हैं, एक भारतीय मत, दूसरा विदेशी मत। कुछ भारतीय मतों का जो मानते ये हैं कि इसका विकास जो है वो भारत से हुआ, यह भारत की लिपि है। और कुछ को मानना है कि यह विदेशी लिपि है। तो एडवर्ड थॉमस हैं, वो कहते हैं कि मूल आविष्कारक इसके जो थे द्रविड़ थे। जगत मोहन वर्मा जो हैं वो कहते हैं कि वैदिक चित्रलिपि से यह व्युत्पन्न हुई है। श्री आर श्याम शास्त्री जी हैं, वो कहते हैं कि सांकेतिक चिन्हों से व्युत्पन्न है। डॉक्टर राजवली पांडे जी, उनका मानना है कि सिंधु घाटी लिपि से इसका विकास हुआ। डाउसन, कनिंघम एवं लेसन जैसे लोग मानते हैं कि आर्यों की पुरानी चित्रलिपि से विकसित हुई। इसके साथ ही डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी मानते हैं कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की लिपि से इस लिपि का विकास हुआ, ब्राह्मी लिपि का। और ये थे मतलब वे सारे समर्थक जो मानते हैं कि ये ब्राह्मी लिपि का भारत से ही विकास हुआ। इसके साथ ही कुछ मत हैं जो विदेशी विद्वान हैं और कुछ लोग हैं जो यह मानते हैं कि ब्राह्मी लिपि का विकास जो है वो विदेश से हुआ। तो अल्फ्रेड मूलर, जेम्स प्रिंसेस सेनार्ड का मानना है कि यूनान से हुआ। ब्लूरर और डॉक्टर डेविड डिरिंजर का मानना है उत्तरी सामी से हुआ। टेलर डीके कैनन का मानना है दक्षिणी सामी और बेबर वेनफे जेनसन का मानना है फोनेसीस से हुआ। अगर हम देखें तो ब्राह्मी लिपि से दक्षिणी शैली उत्तरी शैली लिपि का विकास हुआ, उससे गुप्त लिपि, फिर सिद्ध मातृका या कुटिल लिपि और फिर उससे देवनागरी और शारदा लिपि का विकास होता है। तो यह सब तो परिचय था लिपि के संदर्भ में। अब इम्पॉर्टेंट है देवनागरी लिपि, इम्पॉर्टेंट है, हमारी परीक्षा में पूछता है। देवनागरी लिपि नाग लिपि से विकसित होने के कारण कुछ लोग कहते हैं इसका नाम नागरी पड़ा। नगरों में प्रचलित होने के कारण इसका नाम नागरी पड़ा, कुछ लोगों का मानना है। कुछ लोग कहते हैं कि
पाटलिपुत्र नगर और चंद्रगुप्त देव के कारण देवनागरी लिपि का नाम इसका देवनागरी पड़ा। धीरेन्द्र वर्मा कहते हैं नागर शैली के कारण इसका नाम देवनागरी पड़ा। सर्वप्रथम इसका प्रयोग राजा जयभट्ट के एक शिलालेख से हुआ था। यह लिपि जो है आक्षरिक है, एक वर्ण के लिए एक ही ध्वनि है। इसका जो क्रम है वो वैज्ञानिक है। इसमें पूछता है कि इसमें सुधार हुए थे कुछ, तो सर्वप्रथम तिलक जी ने इसमें सुधार का कार्य किया। दूसरे नंबर पर सावरकर बंधुओं ने 12 कड़ी तैयार की और इसमें कुछ सुधार कार्य किया। तीसरे नंबर पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने पंचमाक्षर अंगा आड़ा या नामा के स्थान पर चंद्रबिंदी के प्रयोग का प्रस्ताव दिया। इसके साथ ही नागरी लिपि के विकास में काका कालेकर का भी महत्वपूर्ण योगदान है। अब हमारी सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है कि हमारी हिंदी भाषा को राजभाषा की मान्यता कब मिली, तो वो 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा हिंदी का दर्जा दिया गया। हमारे संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक में हमारी हिंदी भाषा का परिचय है, जिसमें अगर हम देखें तो हमारे 343(1) में यह कहा गया कि हिंदी भाषा राजभाषा होगी। इसके साथ ही अगर हम देखें 43 में कहा गया कि संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 344 में कहा गया है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष बाद या उसके 10 वर्ष की समाप्ति पर राजभाषा आयोग का गठन करेंगे। इस तरह से इन जो अनुच्छेद हैं उन अनुच्छेदों को पूछता है एग्जाम में। 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुई है। आगे हम देखें तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, अगर हमसे पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो हम देखें तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो 1967 में हुआ था सिंधी जुड़ी। 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी जुड़ी। 94वें संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया था। तो इस तरह से यह थी हमारी हिंदी, सामान्य हिंदी भाषा का जो हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी का विकास कैसे हुआ, कैसे हिंदी संस्कृत भाषा से धीरे धीरे अपने विकसित रूप में प्रकट हुई। तो एक हिंदी का सामान्य परिचय हमने दिया है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे अब हम हिंदी व्याकरण की ही क्लास शुरू करेंगे। अब हिंदी व्याकरण जो है वो 3 रूपों में पर चलेगा, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, जिसमें से हम वर्ण विचार के बारे में चर्चा करेंगे। वर्ण क्या है, शब्द क्या है, इन सारे बातों को की चर्चा की जाएगी। अगली जो वीडियो होगी वो हमारी यही होगी, वर्ण से संबंधित। वर्ण क्या है, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, इन्हीं से ही संदर्भित अगली भाषा हमारी चलेगी। तब तक के लिए आप सबसे यह निवेदन है कि अगर आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। जो आपसे प्रश्न पूछे गए हैं आप उनका उत्तर, आप सबसे निवेदन है कि जो प्रश्न आप सबसे हम पूछ रहे हैं आप उनका उत्तर ज़रूर दें। कुछ प्रश्न हैं अभ्यास प्रश्न, आप इन्हें देख लीजिए। हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? ऑप्शंस हैं अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, प्रांचण अपभ्रंश, सौर श्रेणी अपभ्रंश। अगला प्रश्न है भाषा विकास के संदर्भ में कौन सा कौशल पहले आता है? तो हमारा है वाचन, दूसरा विकल्प पठन, तीसरा श्रवण, चौथा लेखन। अगला हमारा प्रश्न है रगड़ या डिंग डोंग थ्योरी किससे संदर्भित है? हेस, नोरे, प्लेटो या फिर रूसो। ये PDF में ये है इसके संदर्भ में। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा को संविधान में राजभाषा का दर्जा कब मिला? 1 सितंबर 1947, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी तीसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, चौथा ऑप्शन है 14 सितंबर 1949। तो इन प्रश्नों का आप सबसे उम्मीद है कि आप ज़रूर इन प्रश्नों का कमेंट बॉक्स में
कमेंट करके आंसर ज़रूर देंगे आपको जो भी, ताकि इससे हमें पता चले कि आपको क्या समझ में आया, आपको हमारी थ्योरी समझ में आई कि नहीं, आपको हमारा वीडियो कैसे लगा। आप इसको ज़रूर बताइए, क्योंकि हमारा पहला वीडियो है हिंदी व्याकरण से संदर्भित। हमने इसमें हिंदी भाषा का सामान्य परिचय दिया है, कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी व्याकरण का विस्तार से चर्चा किया जाएगा। आप बस धैर्य बनाकर आप हमारे वीडियो को देखिए। हम बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ फिर से लेके आएंगे अगला वीडियो, जो वर्ण विचार और हिंदी व्याकरण के आगे की बातों से संदर्भित होगा। अगली टॉपिक्स के साथ वो वीडियो होंगे और हम आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप सबसे उम्मीद है आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर थोड़ी सी भी कुछ त्रुटियां हैं या जो भी गलतियां हैं आप हमें कमेंट करके बताइए, हम इम्प्रूव करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि उससे हमें पता चलेगा कि कैसा हमारा वीडियो बना है, आप सबको कैसा लग रहा है, या फिर आप लोग कैसा चाहते हैं और अच्छा से इम्प्रूव कैसा करना, तो उससे हमें थोड़ी सी मार्गदर्शन मिलती है। तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं। तो तब तक के लिए आज बस इतना ही। अगली वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबसे नमस्कार, धन्यवाद।